स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर, यानी कि आपकी नजर। लेकिन न्यूज पंच में आपको पता है सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु, हर एक पहलू। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद होगी अपनी टीम, अपनी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेंगे हर छोटी बड़ी अपडेट। होगी हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच में अगले आधे घंटे जिन टॉप 3 खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है, सीधा उनका रुख करते हैं। टॉप हेडलाइंस प्लीज। सैफ अली खान पर हमला हुआ है, जानेंगे कि सैफ अली खान का हमलावर कौन है, क्या यह हमला या साजिश। साथ ही साथ खबर होगी नामांकन से जुड़ी हुई। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां ताबड़तोड़ नामांकन का प्रक्रिया जारी है और आज भी कई दिग्गज अपना नामांकन भरने वाले हैं और शेष बचे हैं सिर्फ 2 दिन नामांकन में। 5 फरवरी को होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर है जो बाइडेन से जुड़ी हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति की आज जो भाषण हुआ है जाते जाते, उसमें क्या बोले हैं जो बाइडेन, और ट्रंप का कार्यकाल शुरू होने वाला है और 20 जनवरी को होने वाली है उनकी शपथ ग्रहण समारोह। जानेंगे कि बाइडेन ने अपने भाषण में किन मुख्य बिंदुओं का जिक्र किया। चलिए सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इस समय। और सबसे बड़ी खबर न्यूज पंच में इस बार है मुंबई से आ रही, जहां अभिनेता सैफ अली खान पर आज अज्ञात हमलावर ने घर में घुसकर हमला किया है। हमला कल देर रात हुआ है, जहां हमलावर ने चाकू से हमला कर सैफ पर कई बार वार किए हैं। और रात 2 बजे की यह घटना है जब सैफ अली खान पर कई बार हमला किया गया है। अभी सैफ अली खान जो है लीलावती अस्पताल में भर्ती है, उनकी सर्जरी चल रही है। कई बार वार करने के चलते उनकी सर्जरी की जा रही है। फिलहाल सैफ अली खान खतरे से बाहर है, बयान जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि चोट जो है वो गंभीर नहीं है। बांद्रा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी पुलिस की तरफ से भी जांच की जा रही है। साथ ही उनकी पत्नी करीना कपूर और दोनों बच्चे इस समय सुरक्षित हैं। साथ ही आपको बताते चले कि बांद्रा के फॉर्च्यून हाइट्स में रहते हैं सैफ अली खान। तो सैफ अली खान पर कल देर रात बड़ा हमला हुआ है, जहां सैफ अली खान को कई बार अज्ञात हमलावर ने उनके ऊपर किया है वार। फिलहाल सैफ अली खान इस समय लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं, उन पर जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस जांच में जुट चुकी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। कई तथ्य भी निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई। नवाब पर हमला इस तरीके से देर रात कैसे किया गया? कौन था हमलावर? किस लक्ष्य के साथ, किसके साथ वो सामने आया था? तो मुंबई के लीलावती अस्पताल में इस समय सैफ अली खान भर्ती हैं, जहां उनकी सर्जरी चल रही है। सुबह उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी सर्जरी चल रही है। रात 2 बजे की घटना है। जानने की ये कोशिश की जा रही है कि क्या एक ही हमलावर था या कई हमलावर थे जिन्होंने सैफ अली खान पर हमला किया है। फिलहाल उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे इस समय सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। सैफ अली खान को गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन उन पर कई बार चाकू से वार किया गया। ये चाकू बेहद ही धारदार था, जिसके बाद उन पर वार किया गया है। और एक्टर और हमलावर के बीच जो है बताई जा रही है कि हाथापाई हुई है। और लीलावती अस्पताल में इस समय सैफ अली खान भर्ती हैं। हमारे संवाददाता से भी हम लेंगे तमाम बड़ी अपडेट। आइए सीधा शिशिर का रुख करते हैं, जो मुंबई से इस समय हमारे साथ मौजूद है। शिशिर, जानना चाहेंगे कि पुलिस जांच में जुट चुकी है, लेकिन अब तक किन तथ्यों के साथ पुलिस सामने आई है? किस किस का बयान आ चुका है? क्या पुलिस की तरफ से बयान आया है, अस्पताल की तरफ से बयान आया है, या करीना कपूर उनकी पत्नी की तरफ से बयान आया है? शिशिर, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? चलिए शिशिर से हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस समय सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ और एक्टर पर चाकू से हमला किया गया है। घर में देर रात अज्ञात शख्स ने उन पर हमला किया है। साथ ही हमले में सैफ अली खान जो है घायल हुए हैं। हालांकि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन एक्टर और हमलावर के बीच
हाथापाई हुई और मुंबई की लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। मामले की जांच में इस समय पुलिस जो है वो जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि अभिनेता सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसकी पुलिस लगातार जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और घर पर जो कर्मचारी उनके साथ काम करते हैं उनसे भी पूछताछ शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ जो जानलेवा हमला हुआ है उसका हमलावर कौन था, क्या वो घर का ही कोई था या बाहर से कोई चोरी के लक्ष्य के साथ आया था, ये तो आगे देखना होगा। लेकिन इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे। शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ताजा अपडेट है, सैफ अली खान की हालत इस समय क्या है, क्या सर्जरी पूरी कर ली गई और पुलिस किस तरीके से तथ्यों को जुटाने में इस समय जुटी हुई है? देखिए, सबसे पहले पुलिस की बात करते हैं। पुलिस की तरफ से ये जानकारी प्राप्त हुई, उसके अनुसार कल रात को एक शख्स जो है वो सैफ अली खान के घर में घुसा और उसके बाद सैफ अली खान के साथ उसकी हाथापाई हुई, जिसमें सैफ अली खान को जो है चोट आई है। हालांकि 6 वार उन पर हुए हैं, उसमें से 2 चोटें गंभीर बताई जा रही है, डीप वुंड्स बताए जा रहे हैं और इसी के कारण सैफ अली खान को जो है इस घटना के बाद इमीडिएटली लीलावती अस्पताल जो है भर्ती कराया गया। और डॉक्टर ने कहा, ये भी इस वक्त डॉक्टर ने कहा है कि जो 2 चोटें हैं गंभीर, उसके ऊपर जो है इलाज जारी है, सर्जरी जारी है। लेकिन हालांकि डॉक्टर ने ये भी कहा कि कोई अगर देखा चिंता की स्थिति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से 2 जो वार हुए हैं उस पर इस वक्त जो है डॉक्टरों द्वारा सर्जरी लीलावती अस्पताल में की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि किस प्रकार से पूरा ये हादसा घटा। हालांकि इसके ऊपर पुलिस ने अब तक कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन जिस प्रकार से हम देख पाएंगे कि सैफ अली खान जिस बिल्डिंग में रहते हैं, तकरीबन 12वें माले पे उनका घर है, तो ऐसे में ये शख्स 12वें माले तक आखिर कैसे पहुंचा, इसका जो है कहीं ना कहीं खोजबीन इस वक्त तफ्तीश पुलिस कर रही है। दूसरी बात, जो उनकी मेड थी घर में, हालांकि पहली बार उन्होंने इस शख्स को देखा था और उसके बाद जो है सैफ अली खान जो है ने उनको देखा, उसके बाद उनके बीच हाथापाई हुई। तो ऐसे में जो सैफ अली खान की टीम है, उनकी टीम द्वारा यह कहा जा रहा है कि कोई शख्स उनके घर में चोरी के इरादे से जो है घुसा था। इसके बाद सैफ अली खान के साथ उनकी हाथापाई हुई और सैफ अली खान इसमें जख्मी हुए। हालांकि चोर उसके बाद जो है वहां से भाग गया है, लेकिन अब पुलिस जो है सीसीटीवी खंगालने का जो है काम इस वक्त कर रही है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो उनके घर में मेड है, जो लोग उनके घर में हैं, उनसे भी इस वक्त पुलिस जो है जांच कर रही है। हालांकि अब इस वक्त अगर देखा जाए तो सभी निगाह इस वक्त लीलावती अस्पताल में, जैसे हमने कहा कि डॉक्टर इस वक्त सर्जरी कर रहे हैं और कुछ जख्म जो है, जैसे डॉक्टर कह रहे हैं कि वो गंभीर जख्म है, तो उस पर जो है इस वक्त सर्जरी चल रही है। जब ये हादसा हुआ, उस हादसे के वक्त कहा जा रहा है कि करीना कपूर भी जो है घर में मौजूद थी और घर के सदस्यों ने जो है उनके इस घटना के बाद सैफ अली खान को इमीडिएटली लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया था। जी शिशिर, यहाँ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सैफ अली खान को कहाँ इस समय चोटें लगी हैं और क्या वो चोटें गंभीर हैं, और जो उनकी सर्जरी चल रही है वो किसकी सर्जरी चल रही है? देखिए, 6 घाव सैफ अली खान को इस पूरे हादसे में लगे हैं। कहा जा रहा है कि उनके गले पे, पीठ पर और हाथ पर जो है उनको घाव लगे हुए हैं। उसमें से अगर हम बात करें तो पीठ की, तो रीढ़ की हड्डी के पास जो है एक घाव है, जिसकी सर्जरी इस वक्त डॉक्टर द्वारा की जा रही है। गले पर भी जो उनको चोट आई है, साथ ही साथ हाथ पर भी उनके घाव है। लेकिन जो 2 घाव डॉक्टर बता रहे हैं जिस पर सर्जरी चल रही है, उसमें रीढ़ की हड्डी के पास जो उनको घाव लगा है, एक डीप वुंड बताया जा रहा है, उस पर इस वक्त सर्जरी जारी है। जी शिशिर, तो तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो शिशिर, हमारे संवाददाता इस समय बता रहे थे कि सैफ अली खान पर हुआ है बेहद ही एक जानलेवा हमला, जिस पर अभी पुलिस जो है वो जांच करने में जुटी हुई है। या रुक रहे न्यूज़ पंच में एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे और ब्रेक के बाद जानेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस समय जो दिल्ली जो है वो रंग चुकी है। सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ पंच। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक,
होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। जी हां, दिल्ली इस समय चुनावी रंग में सराबोर है। 5 फरवरी को होने वाले चुनावों से पहले नामांकन में अब बस 2 ही दिन बचे हैं, यानी कि आज और कल का दिन। ऐसे में नामांकन की संख्या भी तेजी से आगे बढ़ रही है। बुधवार को अब तक के सर्वाधिक 256 नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं। आज भी नामांकन का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। राजनीति के इस रण में आप, भाजपा, कांग्रेस सहित अपने अपने वोट बैंक के मुताबिक प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं और इस बीच पार्टी एक एक सीट पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है और रणनीतियां बना रही है। आप पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले 2 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए हैं। हरिनगर और नरेला सीट से प्रत्याशियों का पत्ता कटा है, नए प्रत्याशी लाए गए हैं। वहीं दिल्ली के दंगल में भाजपा ने भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। वोटरों को साधने के लिए मोदी से लेकर योगी तक सहित अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं को भी 40 स्टार प्रचारकों की सूची में डाला गया है। इधर भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जूते बांटने के आरोप में प्रवेश वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उन पर आरोप है कि आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए वाल्मीकि मंदिर में मतदाताओं को जूते बांटे हैं। वहीं कांग्रेस ने देर रात 5 और प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। अभी भी 2 सीटों से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जानी बाकी है। तो इस समय दिल्ली में नामांकन का दौर जारी है। ताबड़तोड़ नामांकन हो रहे हैं। आपकी स्क्रीन के सामने ये तमाम उम्मीदवार आपके सामने हैं जिनका नामांकन आज और कल की तिथि में होना है। अरविंदर सिंह लवली भी है, इसमें संदीप दीक्षित भी हैं। आप देख रहे हैं कि मुदित अग्रवाल है, राजेश लिलोटिया हैं। ये तीनों कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिनका नामांकन अभी होना बाकी है। कांग्रेस ने 5वीं सूची जो है वो जारी कर दी है। और अगर आपकी बात की जाए तो कल मनीष सिसोदिया ने किया था रोड शो, मांगा था जनता से आशीर्वाद। आज भरेंगे वो नामांकन आपसे, जंगपुरा सीट से अरविंदर सिंह लवली, भाजपा गांधीनगर से। और ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट आपके सामने है। नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, ये सब दिल्ली में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आने वाले हैं। आपको बता दें 5 फरवरी को होने वाला है दिल्ली में विधानसभा चुनाव। वहीं राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली में चुनाव प्रचार में तेजी लाते हुए नजर आएंगे। भाजपा की इस बार होगी जीत दिल्ली में या नहीं, ये स्टार प्रचारकों के चुनावी हुंकार पर भी निर्भर करेगा। योगी आदित्यनाथ, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव भी स्टार प्रचारकों की सूची में डाले गए हैं इस समय। साथ ही साथ आपको बता दें हेमा मालिनी भी रहेंगी, रवि किशन, हंसराज हंस, यानी कि सेलिब्रिटीज को भी लिया गया है कि वो चुनाव प्रचार में इस बारी जनता से वोट मांगे, जनता को बताएं कि अगर भाजपा दिल्ली में आती है तो वो अगले 5 साल किस तरीके से काम करेगी। स्मृति ईरानी, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो है वो डाले गए हैं। आइए अब बात कर लेते हैं, कांग्रेस ने 5 और उम्मीदवार उतार दिए हैं। कल देर रात सूची आई है, आइए वो लिस्ट देख लेते हैं कि वो 5 नाम कौन है। सुरेंद्र कुमार, सुमेश गुप्ता, राहुल धनक, साथ ही साथ वीरेंद्र भिदोड़ी और अर्जुन भड़ाना, इन 5 उम्मीदवारों को कांग्रेस में जगह दी गई है। आपको बता दें कि 70 विधानसभा सीटों में से 68 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार इस समय उतार चुकी है। शेष बचे हैं 2 नाम जिसकी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया इस समय जारी है और बचे हैं सिर्फ 2 दिन। आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने 5 और उम्मीदवार उतारे हैं और इसमें पहले सीट और अब बदले उम्मीदवार, यानी कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले 2 उम्मीदवार जो हैं उनका पत्ता काट दिया और बदल दी है सीट।
ये हैं दिनेश भारद्वाज और राजकुमारी, जिनका पत्ता कट चुका है इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में। और नरेला से हैं दिनेश भारद्वाज की जगह अब शरद चौहान को मैदान में उतारा गया है। वहीं हरिनगर से राजकुमारी ढिल्लों की जगह उतरी है सुरेंद्र सेतिया, यानी कि फूक फूक के कदम रख रही है आम आदमी पार्टी और हर एक सीट पर नजर रखे बैठी है। इसी के चलते रणनीतियां बदल रही हैं और रणनीतियां बदलते हुए 2 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का हो चुका है फेरबदल। हरिनगर से ये सीट है और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय हमारे संवाददाता धीरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए धीरज से सारी जानकारी ले लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनावों में इस समय जो दिल्ली चुनावी रंग में सराबोर है धीरज, उसमें तमाम बड़ी गतिविधियां हो रही हैं और सबसे बड़ी गतिविधि हो रही है नामांकन से जुड़ी। ताबड़तोड़ नामांकन हो रहे हैं, एक के बाद एक नामांकन हो रहे हैं और अगर कल का दिन कहा जाए तो सर्वाधिक नामांकन हुए हैं। आज भी कई दिग्गज नामांकन भरने वाले हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से। कौन कौन से बड़े नेता हैं जो आज नामांकन भरेंगे? आज एक तरीके से कहा जा सकता है कि नामांकन का दूसरा दिन है और कल लगभग 32 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने अपना नामांकन दर्ज कराया। और दूसरी तरफ आज का अगर दिन की मान लें तो आज 22 उम्मीदवारों की ये लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है जो कि नामांकन के लिए आज वो जाएंगे। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर आप चेहरों की बात करें तो इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो कि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और कुछ नए चेहरों को भी इसमें शामिल किया गया है। अगर हम सीट की बात कर लें तो जो सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं वो सीटें हैं राजौरी की, जहां की सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जो आज अपना नामांकन दर्ज करेंगे। दूसरी तरफ गांधीनगर की सीट है जहां से सरदार अरविंदर सिंह लवली नामांकन के लिए आज जाएंगे। इससे पहले लवली कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी से बाहर आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जो दिल्ली के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे साहेब सिंह वर्मा, अगर जो हम दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री की बात कर लें तो जो उनके जो बेटे हैं मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना, उनको भी मोती नगर से आज वो नामांकन दर्ज करेंगे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के नाम है। और एक नाम है जनकपुरी से आशीष सूद। आशीष सूद को जम्मू कश्मीर चुनाव का सहप्रभारी बनाया गया था, उसके बाद से उनको जनकपुरी सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। ये तो कुछ बड़े नाम हुए धीरज जिन पर आज नामांकन भरा जा सकता है। आपसे पूछना चाहेंगे अब सूची के बारे में। आप पार्टी पहले ही 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, वहीं कांग्रेस की भी लिस्ट आ चुकी है जिसमें 5 उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई। अब शेष बचे हैं उनके 70 में से 2 नाम। अगर भाजपा की बात करें जाए तो 29 और 1 सीट 3 सूचियां जारी की जा चुकी है। अब शेष नाम बाकी हैं, बहुत कम समय बाकी है नामांकन का। इससे पहले सूची निकालनी होगी, उम्मीदवार निकालने होंगे, घोषणा पत्र भी जारी करना होगा। ऐसे में अब भाजपा से इंतजार और कांग्रेस से इंतजार है कि कब उनकी आखिरी सूची कहा जाए या फिर शेष जो उम्मीदवार बचे हैं उनकी सूची कब तक आ जाएगी। ये जरूर कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो उसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 11 जो उम्मीदवार हैं 11 उम्मीदवारों के नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आने हैं। और जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो दिल्ली कैंट का जो इलाका है, दिल्ली कैंट का जो सीट है, उस सीट के लिए भी कई जो बड़े बड़े नामों का जो उनकी बातें चल रही है कि और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मीनाक्षी लेखी को वहाँ से उतारा जाए। एक नाम आ रहा है कि हो सकता है कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है उनके भी नामों की चर्चा चल रही है। वहाँ से पहले ही जो पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं मनीष सिंह, वो एक तरीके से वो चुनाव वहाँ लड़ चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का आज ये आखिरी दिन होगा या ये आप कह सकते हैं कि घंटे 2 घंटे में जो बाकी जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों के नाम आएंगे और फिर उनको कहा जाएगा कि वो नामांकन के लिए अपनी तैयारी करें। हालांकि कल पूरे दिन का वक्त है और कल पूरे दिन में नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आज की अगर आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनका भी आज नामांकन है। जो उनके उसमें आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं गोपाल राय, उनका भी आज नामांकन है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की हम बात कर लेते हैं तो जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस ने देर रात 5 लोगों की सूची जारी की है, फिर भी 2 नाम अभी आने बाकी है।
अगर नामांकन की बात कर लेते हैं तो आज जो राजेश लिलौठिया जो सीमापुरी से हैं, जिनके लिए पहली जो जनसभा दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने की, आज उनका नामांकन है। महत्वपूर्ण चेहरे हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरे हैं वो नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित हैं, जो कि आज नामांकन के लिए जा रहे हैं। तो धीरज, हर एक सीट पर इस समय रणनीतियां बन रही हैं और जो प्रमुख उम्मीदवार हैं वो एक के बाद एक अपना नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी कई नामांकन दाखिल होने, यानी कि आज भी दिन रहेगा ताबड़तोड़ नामांकन का। फिलहाल धीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब न्यूज पंच में आगे बढ़ेंगे। न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जगत से ये खबर है, जी हाँ, जो बाइडन की विदाई भाषण हो चुका है और जो बाइडन ने राष्ट्र को संबोधित किया है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन का कार्यकाल खत्म होने को है। शेष 3 दिन बचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने ओवल ऑफिस से राष्ट्र को विदाई संदेश दिया है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के साथ उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जाते जाते बाइडन ने कहा है कि अमेरिका के लोग गलत और भ्रामक सूचनाओं के ढेर में दबे जा रहे हैं। उनका इशारा साफ तौर पर एलन मस्क और मार्क ज़करबर्ग की तरफ था और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप को भी उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई है, लेकिन सीधे तौर पे नहीं। ये दोनों ही बड़े बड़े सोशल मीडिया साइट्स के मालिक हैं। जो बाइडन ने साथ ही कहा है कि अमेरिका के लोग गलत और भ्रामक सूचनाओं के ढेर में दबे जा रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है इजराइल और हमास को लेकर भी कि जिस तरीके से अब युद्ध विराम लगा है उसमें अमेरिका की बड़ी भूमिका रही है। साथ ही साथ जो बाइडन उस समय भावुक भी होते नजर आए। तो जो बाइडन का कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्होंने अपना आखिरी भाषण दे दिया, राष्ट्र को कर दिया संबोधित। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इस बार मिली है बड़ी जीत और साथ ही साथ जो बाइडन ने दे दिया है अपना आखिरी भाषण। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि जो बाइडन ने अपने विदाई भाषण में किन मुख्य बिंदुओं का जिक्र किया है। ओवल ऑफिस से राष्ट्र को दिया है विदाई संदेश, यानी कि फेयरवेल स्पीच कहते हैं इसे। विदाई भाषण दे चुके हैं, आखिरी भाषण था उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले जो है राष्ट्र को किया है। जो बाइडन ने संबोधित, उन्होंने कहा है कि अमेरिका होने का मतलब है लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान। साथ ही बाइडन ने खुले समाज की भी बात की है। अच्छा होता है कि शक्ति और कर्तव्यों का संतुलन बनाए रखना। उन्होंने कहा है कि एक संतुलन बनाकर देश को आगे चलाना एक अच्छी रणनीति के तहत आता है। बाइडन ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। जो उन्होंने इस बीच अपनी उपलब्धियां हासिल की हैं वो उन्होंने राष्ट्र को बताया। उन्होंने कहा कि हमने जो बीज बोए हैं वो विशाल वृक्ष बनकर दशकों तक फल देगा। साथ ही नाटो सशक्त करना और साथ ही गन सेफ्टी कानून लागू करना भी उन्होंने अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताई हैं। आइए अगले ग्राफिक्स का रुख कर लेते हैं और अगले ग्राफिक्स हैं ट्रंप और मस्क पर निशाना साधा है बाइडन ने अपने विदाई भाषण में। आइए देखते हैं कि बाइडन ने क्या कहा है। सुपर रिच लोगों को लेकर बाइडन ने जताई है चिंता, यानी कि जो दौलतमंद लोग हैं उनको लेकर जताई है चिंता और उनका अब अमीर लोगों के हाथों में जा रही है सत्ता। साफ साफ इशारा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, एलन मस्क की तरफ। बोले हैं समाज में पैसे वालों का बढ़ रहा है बोलबाला, लेकिन उन्होंने समाज को इससे सतर्क रहने की भी सलाह दी है। खास तौर पे उन्होंने कहा कि खतरनाक रूप से ले रहा है पैसे वालों का बोलबाला। उन्होंने कहा कि ये खतरनाक रूप लेता जा रहा है कि जिन लोगों के हाथों में इस समय सत्ता आ रही है, कुछ ही लोगों के पास ज़्यादा पैसा लोकतंत्र के लिए घातक है। यानी कि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है वो डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए भी घातक हो सकता है। बाइडन ने मस्क और ज़करबर्ग की ओर किया इशारा। उन्होंने कहा कि दोनों बड़े मीडिया साइट्स के मालिक हैं और साथ ही साथ उनकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अत्यधिक धन, शक्ति और प्रभाव वाला कुलीन तंत्र ले रहा है आकार। और उन्होंने बाइडन ने एआई के खतरों से भी सतर्क किया और कहा कि इसके बारे में भी मैं चेतावनी देता हुआ जा रहा हूं कि इसके खतरों से भी आने वाले समय में सतर्क रहना। अमेरिका को एआई के मामले में चीन पर लीड लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले पर चीन पर लीड लेना चाहिए। हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल थॉमस। सीधा अनिल का रुख करेंगे। अनिल, बेहद ही महत्वपूर्ण बिंदुओं का रुख किया है जो बाइडन ने अपने आखिरी भाषण में, जिसमें इजराइल हमास युद्ध विराम हो, जिसमें अमेरिका ने बड़ी भूमिका निभाई। जो बाइडन ने कहा कि जाते जाते हमारे सरकार ने ये जो काम किया है वो पश्चिम एशिया में भी एक शांति का संदेश देता हुआ जा रहा है। साथ ही उन्होंने सुपर रिच लोगों का जिक्र किया है अपने विदाई भाषण में। क्या इशारा दे रहा है ये?
बिल्कुल, जिस तरह से आज अगर ट्रंप के भाषण को बाइडेन के भाषण पर अगर एक नज़र डालें तो बाइडेन के भाषण पे एक तरह से जो आखिरी दिन है उनका ऑफिस यानी 20 जनवरी, उसी दिन ये जो सीज फायर है इसराइल और हमास के बीच, मैं कहूँगा जिसे कहता है ना टाइम टू परफेक्शन, वो बिल्कुल यहाँ दिखता है। जिस तरह से ये इसराइल हमास का जो सीज फायर डील है जो 6 सप्ताह के लिए चलेगा और उसमें जिस तरह से भूमिका रही है ट्रंप की, बाइडेन की, दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन, आउटगोइंग इनकमिंग दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशंस की काबिल तारीफ। और यहाँ बाइडेन ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि जो सीज फायर हुआ है उस सीज फायर का क्रेडिट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी मिले, जबकि अगर नेतन्याहू के मद्देनज़र देखें इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को तो नेतन्याहू ने सबसे पहले ट्रंप से बात की, फिर बाइडेन से बात की, ऐसे उनके प्रेस रिलीज में साफ दिखता है। तो ऐसे में ये पहली बात। दूसरी बात, उन्हें ऑलिगार्क्स या फिर जो अति रिच लोग हैं उनका जिक्र किया है। मैं कहूँगा एक बार फिर संदेश एआई और आने वाले समय में जो खतरे हैं, एक तरह से जो डेमोक्रेसी है अमेरिका की उस पर जो खतरा है, बार बार ये विवाद आता है कि क्या एक्सटर्नल फोर्सेस एक रोल प्ले करते हैं अमेरिकी डेमोक्रेसी में, और उसको एक बार फिर उन्होंने एक चिंता जताई है, एक जिसे कहते हैं एक वार्निंग दिया है उन्होंने, या एक चेतावनी दी है लोगों को कि इसके साथ लॉ मेकर्स को कि आप सूझबूझ के साथ काम करें, क्योंकि चीन का जो खतरा है वो अभी टला नहीं है। और मैं कहूँगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी बिल्कुल उसी बात को, जो केंद्र बिंदु यहाँ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रख रही है, उसी केंद्र बिंदु को या फिर उन्हीं विषयों को आगे ले जाने की कोशिश ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की हुई है। बाइडेन ने इसका साफ संकेत दिया, जिस तरह से इजराइल हमास डील हुआ है उसमें उन्होंने कहा हमने बहुत संक्षेप में आपसे एक और बात जानना चाहूंगी, क्योंकि कई मुद्दों पर इशारा देते हुए चले गए जो बाइडेन, लेकिन अगर जो बाइडेन का क्योंकि कार्यकाल खत्म हो रहा है और अब ट्रंप सत्ता में आने वाले हैं, ऐसे में अगर बाइडेन की बात की जाए तो मुख्य तौर पर बाइडेन को अगर 5 बिंदुओं में संक्षिप्त तौर पर आपसे पूछूं तो किन मुख्य बिंदुओं पर उनको याद किया जाएगा? दुनिया उनको किन मुख्य जो उनके डिसीजंस रहे, योजनाएं रहे, उन पर याद करेगी? देखिए, सबसे बड़ा बात रहेगा अगर आप बात करें जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से कोशिश की है, मैं कहूँगा ये उनके फेदर इन द कैप होगा। ये जो सीज फायर उन्होंने मैनेज किया अपने आखिरी दिन कार्यकाल में, 20 जनवरी उनका आखिरी दिन है और उस दिन ट्रंप औपचारिक रूप से राष्ट्रपति बनेंगे 47वें, और उस दिन ये काम करना मैं कहूँगा फेदर इन द कैप है। सबसे बड़ा अगर कोई जीत बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रहेगी वही सबसे बड़ी बात रहेगी। लेकिन जो दूसरी बात है उनके लिए ये भी चिंता ज़रूर जताएगी उनको कि जो कॉन्फ्लिक्ट रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है उसमें कोई रोकने या फिर उसमें कोई सीज फायर की उम्मीद नहीं दिख रही। मैं कहूंगा ये एक ड्रॉबैक रहेगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, फिर बाइडेन के लिए। लेकिन अगर सबसे बड़ा फेदर इन द कैप कहेंगे तो ये सीज फायर उन्होंने जो मैनेज किया ये उनके लिए सबसे बड़ा, मैं कहूंगा जिसे कहते हैं ना हर कोई अपने कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण चीज को याद रखता है, तो मैं कहूंगा ये सीज संघर्ष का युद्ध विराम जो बाइडेन के कार्यकाल का सबसे बड़ा बिंदु जो है वो दुनिया याद रखेगी। अनिल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज पंच। अगली मुलाकात होगी आपसे दोपहर 2 बजे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।